Ignited Minds Tutorials has recently shared a comprehensive video on the topic of nationalism in Europe, specifically tailored for CBSE students. The video delves into the rich history of European nationalism, covering the key events, ideologies, and movements that shaped the region's quest for independence and identity. From the French Revolution to the unification of Italy and Germany, the video provides an in-depth exploration of the forces driving nationalism in Europe. The tutorial is an invaluable resource for students studying this topic as it offers a detailed and engaging explanation of the subject matter by breaking down complex historical events and concepts. The video helps students grasp the significance and impact of nationalism on European history. Moreover, it serves as an aid for better understanding and preparation for CBSE exams. With this video, Ignited Minds Tutorials aims to ignite the minds of students and spark their curiosity about the fascinating history of nationalism in Europe. By providing accessible and informative content, the tutorial supports students in their academic journey and encourages a deeper appreciation for the complexities of nationalism in Europe. Okay, people, let's start. Let's continue with this. Okay. Okay, what did the liberal nationalism stand for? तो ये जो liberal nationalism था, ये basically what did it stand for? Liberal nationalism stand for women and non-proprietary men organized opposition movements demanding equal political rights. ठीक है? तो देखो इसका एक बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट क्या आया कि भाई साहब वुमेन वेयर नॉट, देखो आपका जो फ्रेंच रेवोल्यूशन चल रहा था उसमें वुमेन वेयर नॉट अलाउड टू वोट, वुमेन को कोई वोटिंग का अधिकार नहीं था, एंड ओनली मेन हु हैड प्रॉपर्टी राइट्स हैड द टू वोट. ठीक है, जिनके पास प्रॉपर्टी था उनको ही वोट का अधिकार था, ओनली दे हैड द राइट टू वोट. तो लिबरल्स में क्या होने लगा, वुमेन एंड नॉन प्रोप्राइटेड मैन, प्रोप्राइटेड मैन मतलब जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी, ऑर्गेनाइज्ड ऑपोजिशन मूवमेंट्स डिमांडिंग इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, कि भाई साहब हमको पॉलिटिकल राइट्स क्यों नहीं है, व्हाई डोंट वी हैव द राइट्स टू वोट. ठीक है, दे ऑर्गेनाइज दीज राइट्स. ठीक है, ओके. इन द इकोनॉमिक स्फीयर लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम ऑफ मार्केट्स. ठीक है, इकोनॉमिक स्फीयर मतलब क्या होता है भाई साहब, आपका जो इकोनॉमी है, ठीक है, उसके हिसाब से क्या होगा, द फ्रीडम ऑफ मार्केट्स. फ्रीडम ऑफ मार्केट्स मतलब मार्केट्स भाई साहब फ्रीली ऑपरेट कर पाए. ठीक है, द एबॉलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज रेस्ट्रिक्शंस, तो स्टेट ने जो रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं इनका एबॉलिशन, खात्मा होना ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल. ठीक है, तो स्टेट इम्पोज जो भी रेस्ट्रिक्शंस है उनको खत्म करना. ठीक है, ये होने लगा भाई साहब. ठीक है, Napoleon Bonaparte's administrative measures had created out of countless small principalities a confederation of 39 states. ठीक है, तो ऐसे 39 states को उन्होंने एनेक्स किया था. ठीक है, मतलब वो फ्रांस के किंगडम को बढ़ाते बढ़ाते अप्रोक्सीमेटली 39 states were annexed to it. ठीक है, Napoleon Bonaparte's administrative measures had created out of countless small principalities, छोटे छोटे गांव कस्बों को लेकर उन्होंने 39 स्टेट्स का एक कॉन्फेडरेशन खड़ा किया. ठीक है, ओके. ईच ऑफ दिस प्रिंसिपैलिटीज पोजेस इट्स ओन करेंसी एंड वेट्स एंड मेजर्स. अब तकलीफ ये है कि वो तो एक्सपैंड करते जा रहे हैं, वो फ्रांस का साम्राज्य बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन जितने भी ऐसे प्रिंसिपैलिटीज थी उन सब में उनके खुद के वेट्स एंड मेजर्स चलते थे, उनके खुद के भाई साहब करेंसीज चलती थी. तो ये एक प्रॉब्लम होने लगा. दिस वॉज अ बिग प्रॉब्लम. ठीक है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए अ मर्चेंट ट्रैवलिंग इन 1883, तो समझ लो कोई मर्चेंट है. ठीक है, ये कोई वरद गायकवाड़ भाई साहब ट्रैवल कर रहा है, ही इज बेसिकली अ मर्चेंट. ठीक है, तो 1883 फ्रॉम हैम्बर्ग टू न्यूरेमबर्ग, दोनों भी जर्मनी के एरियाज हैं अभी, टू न्यूरेमबर्ग टू सेल हिज गुड्स वुड हैव टू पास थ्रू 11 कस्टम बैरियर्स. तो ऐसे 11 जगहों पर इसको टोल देना पड़ेगा. कस्टम बैरियर्स हैं, यहाँ पे इसको कस्टम देना पड़ेगा. तो अभी जब ये कस्टम बैरियर्स बढ़ जाएंगे, ठीक है, तो ऐसे 11 जगहों पे इसको ड्यूटीज देना पड़ेगा, इसको कस्टम देना पड़ेगा. सो अ पर्सन और बेसिकली अ पर्सन हु इज ट्रैवलिंग फ्रॉम हैम्बर्ग टू न्यूरेमबर्ग हैज टू पे 11 कस्टम, हैज टू क्रॉस 11 कस्टम बैरियर्स इन ऑर्डर टू पे कस्टम ड्यूटीज. आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? ठीक है, ओके. इन ऑर्डर टू एंड पे अ कस्टम ड्यूटी ऑफ अबाउट 5% एट ईच ऑफ देम. तो हर जगह पे इसको कम से कम 5% का कस्टम ड्यूटी देना पड़ेगा. ठीक है, 5% का कस्टम ड्यूटी. ड्यूटीज वेर ऑफन लेवीड
ठीक है, अकॉर्डिंग टू द वेट्स एंड मेजरमेंट्स ऑफ द गुड्स। अक्सर ऐसा होता था कि जितना भारी होगा गुड्स उतना ज्यादा आपके ड्यूटीज लग जाए, उतना ज्यादा आपका टैक्स लग जाए, ठीक है। तो ऐसा होता था भाई साहब, ड्यूटीज में लेविड। एज ईच रीजन हैड इट्स ओन सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, दिस इन्वॉल्व टाइम कैल। तो अलग अलग भाई साहब वेट्स एंड मेजर्स हैं, समझ रहे हो। जैसे समझो भाई साहब, ये एक कंटेनर है, मैं लेकर जा रहा हूँ। वरद भाई साहब क्या कर रहा है, वरद एक बिजनेसमैन है, सो ही इज टेकिंग दिस कंटेनर। अभी जब वो समझ लो ये जा रहा है भाई साहब मुंबई से लेट्स से जा रहा है भाई साहब बैंगलोर तक। अब मुंबई से बैंगलोर में जितने भी टोल स्टेशन पड़ेंगे उसमें इसका वेट होगा। कहीं पे भाई साहब इसको वेट किया जा रहा है केजी में, कहीं पे भाई साहब वेट किया जा रहा है पाउंड्स में, कहीं पे भाई साहब इसको वेट किया जा रहा है भाई साहब आउंसेस में। तो अलग अलग वेट्स निकल रहे हैं, ये एक तकलीफ। दूसरा, अलग अलग जगहों पे अलग अलग टैक्सेस देना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये बहुत सारा तकलीफ क्रिएट कर रहा था। नेपोलियन ने इतना बड़ा साम्राज्य तो बना लिया, लेकिन एक बड़ा तकलीफ क्या हो गया, ये वेट्स एंड मेजर्स अलग अलग जगहों पे अलग अलग थे। दीज वेट्स एंड मेजर्स हैड डिफरेंट वैल्यूज एंड दे हैड डिफरेंट मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन एज वेल। तो क्या होता था कि भाई साहब अभी वो बोलेगा अरे मैं अभी तो वेट करा कर आया 10 किलो का था, अभी तुम बोल रहे हो 15 पाउंड का है, कैसे, अभी इसको समझाते बैठो। तो ये सारा तकलीफ होने लगा, ठीक है। सो इट्स अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, ठीक है। ओके, द मेजर ऑफ क्लॉथ फॉर was the LE which in each region stood for a different length। अलग अलग भाई साहब जगहों पे अलग अलग तरीके से लेंथ ऑफ क्लॉथ को मेजर किया जाता था। An LA of textile material bought in Frankfurt would get you 54.7, ठीक है, सेंटीमीटर ऑफ क्लॉथ। इन मेन्स, ठीक है, 55.1 सेंटीमीटर। इन न्यूरमबर्ग 65.6 सेंटीमीटर। इन फ्राइबर्ग 53.5। अलग अलग जगहों पे अलग अलग रेट चल रहा है भाई साहब क्लॉथ का। तो एक क्लॉथ मर्चेंट जो होगा वो भाई साहब कंफ्यूज हो जाएगा कहां से ले और कहां पर इसको लेकर जाएं, ठीक है। अलग अलग रेट्स चल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो फ्रैंकफर्ट वुड गिव यू 54.7 सेंटीमीटर ऑफ क्लॉथ। एलए बेसिकली ये क्या था, करेंसी है। एलए इज बेसिकली अ करेंसी। तो 54.7 सेंटीमीटर ऑफ क्लॉथ मिल जाएगा एक एलए में। मेन्स में आप आएंगे तो यही जर्मनी का पार्ट है, यहाँ पे 55.1 सेंटीमीटर ऑफ क्लॉथ मिलेगा। न्यूरमबर्ग में आपको 65.6 सेंटीमीटर ऑफ क्लॉथ मिलेगा, ठीक है। देन फ्राइबर्ग में वुड गिव यू 53.5 सेंटीमीटर ऑफ क्लॉथ, ठीक है। Zollverein was formed at the initiative of Prussia and joined by most of the German states. The customs union of German states in the 19th century, ठीक है। The creation of a network of railways further stimulated mobility, harnessing economic interest to national unification। तो भाई साहब क्या हो गया, क्रिएशन ऑफ अ नेटवर्क ऑफ रेलवेज। तो नेटवर्क ऑफ रेलवेज फर्दर स्टिमुलेटेड मोबिलिटी, तो इससे मोबिलिटी बढ़ गई, हार्नेसिंग इकोनॉमिक इंटरेस्ट टू नेशनल यूनिफिकेशन। तो जैसे रेलवेज आई तो रेलवेज के लॉन्च होने से क्या बढ़ा भाई साहब, यूनिफिकेशन बढ़ गया, ठीक है। और ज्यादा कनेक्टिविटी बढ़ने लगी, और ज्यादा बिजनेस होने लगा, ठीक है। तो बिजनेस बढ़ेगा, तो बिजनेस के बढ़ने से, बिजनेस कब बढ़ता है, जब आपका रोड ट्रांसपोर्ट ये सब भाई साहब मस्त हो। ये सब तो हो रहा है, लेकिन मेन चैलेंज आ रहा है वेट्स एंड मेजर्स में, ठीक है। वेट्स एंड मेजर्स अलग अलग जगहों के अलग अलग है, टोल टैक्सेस बहुत ज्यादा हैं और हर जगह पे अलग अलग टोल देना पड़ रहा है। तो होगा क्या, एक 5 रुपए की चीज जब तक कस्टमर तक पहुंचेगी वो 200 की हो जाएगी। क्यों, क्योंकि भाई साहब जो बेच रहा है वो इतने जगहों पे टोल देता हुआ आ रहा है, वो थोड़ी ना लॉस में बेचेगा। समझ में आ रहा है, ये इतने समझ लो ए से बी तक पहुंच रहा है, वो 11 टोल क्रॉस कर रहा है, हर जगह पे भाई साहब उसको पैसा देना पड़ रहा है। By the time he reaches B, he has paid a huge amount in taxes, so obviously he is not going to charge the customer anything less, he will have to charge it higher। तो 5 रुपए की चीज 200 रुपए में बिकने लगी, ये एक लॉस है भाई साहब, ठीक है। इससे कस्टमर को क्या हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। तो रेलवेज जैसे ही आ गई तो धंधा बढ़ने लगा, ठीक है। A wave of economic nationalism strengthened the wider nationalist sentiments growing at that time। तो एक इकोनॉमिक नेशनलिज्म आ गई। अभी इकोनॉमिक नेशनलिज्म मतलब क्या होता है, पूरी कंट्री जो है तो धंधे से जुड़ने लगी, बिजनेस से जुड़ने लगी। रेलवेज आ गया तो अभी सारे लोग जो है तो बिजनेस से जुड़ने लगे। इसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक नेशनलिज्म। इकोनॉमिक नेशनलिज्म, नेशनलिज्म मतलब होता है देश के लोगों का जुड़ना, ठीक है। और इकोनॉमिक नेशनलिज्म मतलब इकोनॉमिक कॉज के लिए जुड़ना, इकोनॉमिक कॉज के लिए ये जुड़ रहे हैं, ठीक है, धंधे के वास्ते ये जुड़ रहे हैं। स्ट्रेंथन द वाइडर नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स ग्रोइंग एट दैट टाइम। तो जितने भी नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स थे जो ग्रो हो रहे थे उस टाइम पे, इट स्ट्रेंथन द वाइडर नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स ग्रोइंग एट दैट टाइम। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके। द यूनियन अबॉलिश्ड टैरिफ बैरियर्स and reduced a number of currencies from over 30
to 2। तो इसने क्या किया भाई साहब जर्मनी ने, तो ये इसने करेंसी रिड्यूस कर दिया। देखो टैरिफ बैरियर्स को कम कर दिया, क्योंकि जितने ज्यादा आपके टैरिफ बैरियर्स होंगे उतने ज्यादा टैरिफ आप दोगे, और ये टैरिफ का खामियाजा किसको भुगतना पड़ेगा, जो खरीदार होगा, कस्टमर होगा, ठीक है। ओके, सो द यूनियन अबॉलिश्ड टैरिफ बैरियर्स, ये टैरिफ बैरियर्स भाई साहब बंद हो गए, एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसीज फ्रॉम ओवर 30 से लेकर भाई साहब किस में आ गया, 2 तक आ गया, ठीक है। फ्रॉम ओवर 30 इट रिड्यूस टू 2, द करेंसीज भी आपके रिड्यूस हो गए, 2 तक आ गए, ठीक है। ज्यादा करेंसीज भी प्रॉब्लमेटिक होते हैं। ओके, a new conservatism after 1815, a new conservatism was developed after 1815, so European governments were driven by a spirit of conservatism. Now what is conservatism people? Commitment to traditional values, मतलब पहले के जमाने के चीजों को फॉलो करना, ओल्ड तौर तरीकों को फॉलो करना, दैट इज नोन एज कंजर्वेटिज्म, ठीक है। तो एक नया तरीके का कंजर्वेटिज्म डेवलप होने लगा, ठीक है। Conservatives believed that an established traditional institutions of state and society like the monarchy, the church, social hierarchies, property and the family should be preserved. तो ये जो लोग थे ये बोलते थे कि भाई साहब पहले के जमाने में जैसे राजा महाराजा पूरे स्टेट को रूल करते थे, मोनार्कियल रूल वाज गुड, ठीक है, यही सही था। तो कंजर्वेटिज्म डेवलप होने लगा, लेकिन इस कंजर्वेटिज्म में थोड़ा चेंजेस आया, ठीक है। सम चेंजेस वर इनकॉर्पोरेटेड, बट दे बिलीव that the old system of administration was better than the new system which has just evolved, ठीक है। So conservatives believe that established traditional institutions of state and society like the monarchy, the church, ठीक है, social hierarchies, property and the family should be preserved. तो monarchy को preserve करना या भाई साहब church को preserve करना, social hierarchies को, property को and the family should be preserved, ठीक है, ये believe करते थे। Most conservatives, however, did not propose a return to the society of pre-revolutionary days, ठीक है। ज्यादा करके जो कंजर्वेटिव थे वो ये प्री रेवोल्यूशनरी डेज को, मतलब मोस्ट कंजर्वेटिव्स कौन थे, जो ये बिलीव करते थे कि जो ओल्ड ट्रेडिशंस हैं राजा महाराजाओं का वही सही था, ठीक है। however did not propose a return to the society of pre-revolutionary days, लेकिन वो बोल रहे थे कि हाँ थोड़े बहुत चेंजेस होने जरूरी हैं, ऐसा नहीं कि पूरा एकदम एग्जैक्टली पास्ट फॉर्मेट में हम आ जाएं, थोड़े बहुत चेंजेस की जरूरत है, लेकिन पास्ट फॉर्मेट ही बेटर है, ठीक है। सोसाइटी ऑफ प्री रेवोल्यूशनरी डेज, ओके, रादर दे रियलाइज्ड दैट मॉडर्नाइजेशन कुड इन फैक्ट स्ट्रेंथन ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस लाइक द मोनार्की। तो इन्होंने बोला कि मोनार्कियल रूल फिर से वापस आना चाहिए और उसमें कुछ नए चेंजेस लेकर, मॉडर्नाइजेशन, कुछ मॉडर्न तौर तरीके अपनाकर हम मोनार्कियल रूल को वापस ला सकते हैं, ठीक है। फ्रॉम द चेंजेस इनिशिएटेड बाय नेपोलियन, तो नेपोलियन का चेंजेस इन्होंने देखा, नेपोलियन ने कैसे भाई साहब आपके वेट्स एंड मेजर्स लाए, ठीक है। नेपोलियन इनकॉर्पोरेटेड वेट्स एंड मेजर्स, व्हाट एल्स डिड नेपोलियन ब्रिंग, प्राइवेट प्रॉपर्टी के राइट्स लाए, ठीक है, प्लस आपके वेट्स एंड मेजर्स, प्राइवेट प्रॉपर्टी के राइट्स, फिर और क्या, टैक्सेस के बारे में यूनिवर्सल कर दिया, करेंसीज को रिड्यूस कराया, ये सब तमाम चेंजेस लाए थे। तो उन्होंने बोला ये जो चेंजेस नेपोलियन ने लाया ये सही है, सो इन सब चेंजेस को लेकर हम वापस मोनार्कियल रूल को लेकर आए तो हमारा अच्छा चलेगा, ठीक है। दैट्स व्हाट कंजर्वेटिव्स बिलीव्ड इन, ठीक है। इट कुड मेक स्टेट पावर मोर इफेक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग, इससे जो स्टेट का पावर है, जो मोनार्कियल पावर है, इट कुड बिकम मोर इफेक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग। सो अ मॉडर्न आर्मी का निर्माण हो, एन एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी मतलब आपका भाई साहब इस तरीके का ब्यूरोक्रेसी हो, ठीक है, जो इंप्लीमेंट करवाए चीजों को, ठीक है, एंड अ डायनेमिक इकोनॉमी, और एक डायनेमिक इकोनॉमी हो, ठीक है। सो दीज वेर बेसिकली द थ्री थिंग्स दैट वेर इन्वॉल्व, एक डायनेमिक इकोनॉमी हो, एंड द एबॉलिशन ऑफ फ्यूडलिज्म एंड सर्वडम, तो फ्यूडलिज्म जो है और सर्वडम का भाई साहब अबॉलिश किया जाए, ठीक है, अबॉलिशन ऑफ फ्यूडलिज्म एंड सर्वडम, ये भाई साहब बंद हो, ठीक है, दिस शुड बी क्लोज्ड। आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। सो एक न्यू कंजर्वेटिज्म चालू हुआ 1850। कंजर्वेटिज्म मतलब लोग ऐसा मानने लगे और जानने और समझने लगे कि लेट्स ब्रिंग बैक द सेम ओल्ड मोनार्कियल रूल विद सर्टेन चेंजेस, ठीक है, विद सर्टेन चेंजेस टू इट, could strengthen the autocratic monarchies of Europe। तो ये भाई साहब क्या कर सकता है, strengthen autocratic monarchies of Europe, ठीक है। Representatives of the European powers, Britain, Russia, Prussia and Austria, who had collectively defeated Napoleon, met at Vienna to draw up a settlement for Europe। तो आपके भाई साहब अलग अलग यूरोपियन पावर्स के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, ग्रेट ब्रिटेन से, रशिया से, प्रूशिया मतलब जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया, who had collectively defeated Napoleon, जिन्होंने नेपोलियन को हराया था, they met at Vienna to draw up a settlement for Europe। तो ये सब लोग वियना में मिले to draw up a settlement for Europe, ठीक है। The Congress was hosted by the Austrian Chancellor Duke
मेटर्निक, ठीक है। ये एक बहुत ही बकवास आदमी था और वी विल सी व्हाई ही वाज अ फालतू पर्सन, ठीक है। ड्यूक मेटर्निक, ये जो कांग्रेस था, मतलब ये जो सम्मेलन हुआ, इसको लीड किसने किया? ड्यूक मेटर्निक ने किया, ठीक है। ही वाज द ऑस्ट्रियन चांसलर। द डेलीगेट्स ड्यू ऑफ द ट्रीटी ऑफ वियना इन 1815 with the object of undoing most of the changes that came about in Europe during the Napoleonic Wars। तो यहाँ पे ट्रीटी ऑफ वियना आई और सारे लीडर्स आए, अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव्स आए, और इन्होंने देखा कि भाई साहब नेपोलियन ने बहुत बड़े पैमाने पे अटैक करके फ्रांस की कॉलोनीज को स्ट्रेंथन किया है। तो नेपोलियन ने कुछ चेंजेस लाए, तो नेपोलियन ने जो भी चेंजेस लाए उसको हम खारिज करेंगे, ठीक है। सो वी आर बेसिकली गोइंग टू अबॉलिश। ओके, सो दे मेट ऑल टुगेदर। द बॉर्बन डायनेस्टी which had been deposed during the French Revolution was restored to power। तो पहली बात तो फ्रांस की जो बॉर्बन डायनेस्टी थी जिसको उखाड़ फेंका गया था, फिर से वो वापस आया, ठीक है, इस ट्रीटी ऑफ वियना में, ठीक है। दिस वाज बेसिकली रेस्टोर्ड बैक टू पावर। फ्रांस लॉस्ट द टेरिटरीज इट हैड एनेक्स्ड अंडर नेपोलियन। तो नेपोलियन ने जितनी भी टेरिटरीज फ्रांस में एनेक्स की थी वो सब वापस देना पड़ा, क्योंकि वहां के भी सब लोग आए हुए थे, ठीक है। ओके, a series of states were set up on the boundaries of France to prevent France expansion in future। तो कुछ स्टेट्स को बाउंड्रीज में रखा गया, और ये बाउंड्रीज बेसिकली मतलब नियंत्रण के लिए रखा गया कि फ्रांस फिर से भाई साहब अटैक कर सकता है, फिर से उनमें कोई नेपोलियन पैदा हो जाएगा, फिर से भाई साहब तांडव मचाएगा। तो अ सीरीज ऑफ बाउंड्रीज वे सेट अप, ठीक है, अ सीरीज ऑफ स्टेट्स वे सेट अप इन द बाउंड्रीज टू प्रिवेंट फर्दर अटैक्स, ठीक है। ओके, द किंगडम ऑफ द नेदरलैंड्स which included Belgium was set up in the north, Genoa was added to Piedmont in the south। तो यहाँ पे भाई साहब यहाँ पे ये ऐड हुआ, ठीक है। ओके, Prussia was given important new territories on its western frontiers while Austria was given the control of northern Italy। ऐसे ऐसे भाई साहब सबने अपना अपना किंगडम डिवाइड कर लिया। उस टाइम पे भाई साहब एक प्रॉपर देश नहीं था। आज की तारीख में भाई साहब एक जमीन का थोड़ा टुकड़ा नहीं ले सकते आप किसी देश से, है ना। उस टाइम पे नहीं था, चलो चलो विभाजन कर लेते हैं, तुम इतना ले लो, तुम इतना ले लो, चलो चलो, मोल भाव चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। देश तो निर्माण हुआ ही नहीं था, तो यहाँ पे लैंड को लेकर मोल भाव चल रहा है, ठीक है। जर्मन कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स दैट हैड बीन सेट अप बाय नेपोलियन वाज लेफ्ट अनटच्ड। तो ये जो 39 स्टेट का कॉन्फेडरेशन नेपोलियन ने बनाया था, इसको अनटच रखा गया। रशिया वाज गिवन पार्ट ऑफ पोलैंड while Prussia was given a portion of Saxony, ठीक है। तो रशिया में थोड़ा सा पोलैंड का पार्ट आया और प्रूशिया में सैक्सोनी का पार्ट आया। The main intention was to restore the monarchies that had been overthrown by Napoleon and create a new conservative order in Europe, ठीक है। यहाँ पे इंटेंशन क्या था भाई साहब? To restore the monarchies, पहले के monarchies को restore करना that have been overthrown by Napoleon and create a new conservative order in Europe, और एक नया ऑर्डर यूरोप में लाना, ठीक है। Are we clear on this one, people? The main intention was to restore the monarchies that had been overthrown by Napoleon and create a new conservative order in Europe। Clear है? Are we clear on this one, people? बहुत बढ़िया, ठीक है। They did not tolerate criticism and dissent and sought to curb activities that questioned the legitimacy of autocratic governments। तो ये भाई साहब बड़े मतलब पहले के जमाने के तरह ही थे कि ये टॉलरेट नहीं करेंगे। क्रिटिसिज्म एंड डिसेंट, डिसेंट मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी जो चला आ रहा है इसको तोड़ना नहीं है, ठीक है। एंड सॉट टू कर्ब एक्टिविटीज, तो जो भी ऐसा कोई एक्टिविटी कर रहा होगा जिससे भाई साहब डायनेस्टियल रूल को क्वेश्चन किया जाए, ठीक है, दैट वाज बेसिकली कर्ब, उसको खत्म करना है, ठीक है। ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट्स, क्रिटिसिज्म ऑफ ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट्स वाज बैड, ठीक है। ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट्स मतलब जो आपके रूलर्स है, मोस्ट ऑफ देम इम्पोज सेंसरशिप लॉज टू कंट्रोल व्हाट वाज सेड इन न्यूज़पेपर्स, बुक्स, प्लेस एंड सॉन्ग्स, ठीक है। जो भी भाई साहब आपके बुक्स में, न्यूज़पेपर्स में और सॉन्ग्स में बनाए गए थे, उन सबको भाई साहब क्रिटिसाइज करने लगे, ठीक है। सो ये सब आपके भाई साहब न्यूज़पेपर्स में स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म होने लगा, ठीक है। प्लेज में और सॉन्ग्स में ये सब दिखने लगा, ठीक है। मोस्ट ऑफ देम रिफ्लेक्टेड द आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड फ्रीडम एसोसिएटेड विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो ये सब भाई साहब ये आइडियाज को रिफ्लेक्ट कर रहे थे, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम टुडे, पीपल।